चलो ठीक है, मैंने माना कि फैजी खुद भी इस मसले में शरीक नहीं है, लेकिन अगर क्रिस्टीना लैम्बर्ट जैसी औरत उसके घर में पहुंचकर आसानी से रक्स कर सकती है तो उसे किसी भी मुश्किल में फंसाया जा सकता है। और ये भी हो सकता है कि इसराइली जासूसा का उसकी कोठी तक आना कोई खास मानी रखता हो। ओहो, इस तरह से तो DIG साहिब भी मुसीबत में गिरफ्तार हो सकते हैं। मुझे काफी अरसे पहले के वो लम्हात याद आ गए जब मेरी वजह से एक चालाक औरत ने, जो गैर मुल्की जासूसा ही थी, DIG साहिब के कमरे से कुछ कागजात उड़ा लिए थे और उसके बाद अगर मैं कोशिश करके वो कागजात DIG साहिब को वापस ना करता तो वो यकीनी तौर पर मुसीबत में गिरफ्तार हो चुके होते। इस वक्त भी कुछ ऐसी ही सिचुएशन आ गई थी। मैं बहुत देर तक इस मामले पर गौर करता रहा और मेरे जहन में एक मंसूबा तरतीब पाता रहा। आफ्ताब कमाल न जाने कहाँ मर गया था। मेरा अंदाजा था कि उसे वापसी में खासी देर लग जाएगी, लेकिन उसने तूफानी अंदाज में ये सफर किया था और वापस पहुंच गया था। मैंने तारीकी में उसकी गाड़ी देख ली थी जिसकी हेडलाइट्स बुझी हुई थी। वो किसी किस्म के शुबे का मौका किसी को नहीं देना चाहता था। मेरे करीब दौड़ता हुआ पहुंचा और जल्दी से पूछा, कोई गड़बड़ तो नहीं हुई? मेरा मतलब है वो लोग वापस तो नहीं गए? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप चल रहे हैं अंदर या बाहर रुकेंगे? तुम अंदर जा रहे हो? हाँ चीफ, मैं अल्ट्रा वायलेट कैमरा लेकर आया हूँ, उन लोगों की तस्वीरें बनाऊंगा। तो फिर चलो, जाहिर है मैं तुम्हें खतरे में नहीं छोड़ सकता, मैंने कहा और आफ्ताब कमाल ने साइलेंसर लगा हुआ पिस्तौल मेरे हाथ में थमा दिया। दूसरा पिस्तौल खुद उसके हाथ में मौजूद था। गालिबन वो अल्ट्रा वायलेट कैमरा बहुत छोटा सा था और उसके लिबास में महफूज था, वरना सामने नजर आता। उसने पिस्तौल के फालतू कारतूस मुझे दिए जिन्हें मैंने जेब में डाल लिया और एक बार फिर हमने उसी कोठी का रुख किया। बड़े बेतुके लोग मालूम होते थे। गेट सुनसान पड़ा हुआ था, जबकि बराबर की कोठी के गेट पर चौकीदार मौजूद था, या फिर हो सकता है चौकीदार दोनों ही कोठियों की निगरानी करता हो, क्योंकि दोनों के गेट तकरीबन एक दूसरे से मिले हुए थे। अलबत्ता चौकीदार अपनी जिम्मेदारी बआसानी पूरी नहीं कर रहा था। गर्ज ये कि वो तमाम कार्रवाई होती रही जिसका मंसूबा आफ्ताब कमाल ने बनाया था। हम लोग एक बार फिर वहीं पहुंच गए जहां से हमने इस रक्स को देखा था। अंदर कहकहे उड़ रहे थे। क्रिस्टीना लैम्बर्ट इस दूसरे गैर मुल्की के पास बैठी हुई थी जो तन्हा था, जबकि एक गैर मुल्की के पास उसकी हम नस्ल औरत मौजूद थी। कहकहों के दरमियान जाम चल रहे थे। शीशे की दूसरी जानिब से आफ्ताब कमाल का अल्ट्रा वायलेट कैमरा अपना कमाल दिखाता रहा। उसमें किसी फ्लैश गन की जरूरत नहीं थी क्योंकि ये तो तारीकी में तस्वीरें बना लेता था, जबकि अंदर तो तेज रोशनी हो रही थी। अलबत्ता शीशे को क्रॉस करने के लिए आफ्ताब कमाल ने उस पर एक खुसूसी लेंस लगाया था। आफ्ताब कमाल के कमालात से तो खैर मैं बहुत पहले से वाकिफ था। भरतौर वहां से निकलने के बाद उसने कहा, चीफ, अब अहाते में खड़ी हुई गाड़ियों की तस्वीरें भी बनानी हैं। आप ऐसा कीजिए, किसी तरकीब से चौकीदार को अपनी जानी मतवज्जे करें या रहने दें, आप बाहर निकल जाएं। मैं अहाते में जाता हूँ, खामोशी से तस्वीरें बनाऊंगा। मैंने उसकी इस बात से इत्तफाक किया और कोठी से बाहर आ गया। चौकीदार को वाकई मुतवज्जे करना जरूरी था, चुनाचे मैंने एक छोटा सा पत्थर उठाया और गेट की जानिब उछाल दिया। इसके बाद मैं खुद ऐसी जगह हो गया जहाँ से चौकीदार मुझे देख न सके। चौकीदार ने जैली खिड़की खोली और बाहर झांकने लगा। फिर वो बंदूक लिए हुए बाहर आ गया और इसके बाद तकरीबन 50 गज दूर तक उसने एक लंबी वॉक की और जब किसी को ना पाया तो जैली खिड़की से अंदर दाखिल हो गया। इतनी देर में आफ्ताब कमाल दीवार कूद कर मेरे पास पहुंच गया। काम हो गया चीफ, अब ये बताइए क्या प्रोग्राम है? तुम बताओ, तुम्हारा काम तुम्हारी मर्जी के मुताबिक हो गया? हाँ चीफ, और अब मैं क्रिस्टीना लैम्बर्ट का ताक़ुब करूंगा। मगर चीफ, इंतजार किए लेता हूँ, हो सकता है ये कमबख्त सारी रात यहाँ मौजूद रहे। वैसे रक्स खत्म हो गया था, हो सकता है ये लोग वापस जाएं। मेरा अंदाजा है कि ये लोग वापस नहीं जाएंगे। तो फिर ठीक है चीफ, मैं आपको भी साथ ही रखूंगा। हम लोग एहतियात से उसका ताक़ुब करेंगे। अब ये कैसे अंदाजा हो कि क्रिस्टीना लैम्बर्ट कौन सी गाड़ी में जाती है? ये रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। बहरहाल चीफ, हमें इन गैर मुल्कियों का ताक़ुब करना होगा। जरा सा अंदाजा लगा लेंगे। हमें तकरीबन 3 बजे तक वहाँ रुकना पड़ा और 3 बजे इमारत के अहाते की रोशनियां जल गईं। गालिबन वो लोग जाने की तैयारियां कर रहे थे, मगर ये रोशनियां हमारे लिए कारआमद साबित हुई। क्रिस्टीना लैम्बर्ट को हमने एक बंद गाड़ी में बैठते हुए देख लिया था जो एक एम्बेसी की गाड़ी थी। उसके साथ वो गैर मुल्की भी बैठा हुआ था जो दूसरा सफेद फार्म था। पहला सफेद फार्म जोड़ा एक और खूबसूरत कार में बैठा हुआ था। ये कार भी सिफारत खाने ही की थी और इसका नंबर वगैरह नोट कर लिया गया था। 3-4 गाड़ियां एक साथ निकली और आफ्ताब कमाल ने अपनी कार स्टार्ट करके उनके पीछे लगा दी। उसकी नजरें उस बंद गाड़ी पर जमी हुई थी। बंद गाड़ी का ताक़ुब किया जा रहा था। आफ्ताब कमाल का अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त था। क्रिस्टीना लैम्बर्ट को एक शानदार 5 स्टार होटल पर छोड़ने के बाद वो गाड़ी चली गई, लेकिन आफ्ताब कमाल फौरन ही अपनी गाड़ी से उतर गया। उसने सरगोशी में मुझसे कहा, चीफ,
اب اس شخص کا تعاقب کرنا بیکار ہے۔ اس کی گاڑی سے ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ وہ کون سے ملک کے سفارت خانے سے تعلق رکھتا ہے۔ میں ذرا اس میڈم کے پیچھے جا رہا ہوں، اس کی رہائش گاہ بھی دیکھا ہوں۔ آفتاب کمال کی واپسی کوئی 15 منٹ کے بعد ہوئی تھی۔ اس نے آہستہ سے کہا، روم نمبر 813۔ ٹھیک، اور کچھ تفصیلات معلوم ہوئی؟ معلوم کرنا مناسب نہیں سمجھا میں نے چیف۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس خطرناک عورت کے بارے میں مجھے ساری تفصیلات معلوم ہیں۔ اب میں نے پوچھا، چیف اس کے بارے میں تفصیلی رپورٹ پیش کروں گا آپ کو، فی الحال تھانے چھوڑے دیتا ہوں۔ آرام کیجئے، زندگی کی یہ تبدیلی بھی آپ کے لیے باعث دلچسپی ہوگی۔ میں نے آنکھیں بند کر کے گردن ہلا دی۔ راستے میں اور آفتاب کمال اپنے آئندہ کے منصوبے کے بارے میں گفتگو کرتے رہے تھے۔ آفتاب کمال نے کہا، چیف واقعی اس شخص سے دوستی رکھی جا سکتی ہے۔ اب دیکھیے نا، فرشتے کہاں سے تلاش کریں گے؟ جو کچھ کہہ چکا ہے اسے معاف کر دیں اور اس کے بعد اسے اپنا ذریعہ بنائیں۔ انسپیکٹر کی بات کر رہے ہو؟ ہاں چیف۔ بھائی ظاہر ہے میں چھوٹی چھوٹی باتوں کو اہمیت نہیں دیتا۔ وہ اگر ہمارے کام آ رہا ہے تو پھر ہمیں بھی اس کے کام آنا پڑے گا۔ تو پھر کل کے بارے میں کیا پروگرام ہے چیف؟ دیکھنا یہ ہے کہ کل ڈی آئی جی صاحب کی طرف سے کیا کارروائی ہوتی ہے، یا ایس پی اکبر خان صاحب اس سلسلے میں کیا کیا تقریبات منعقد کرتے ہیں۔ میں ان ساری چیزوں سے نمٹ لوں گا۔ تم یہ بتاؤ کہ کل کس وقت میرے پاس پہنچو گے؟ اول تو چیف میں آپ کی خبر گیری رکھوں گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسپیکٹر آفاقی ہمارا معاون رہے گا۔ آپ اسے تفصیلات بتا دیجئے۔ پھر یہ کہ رات کو جس وقت بھی کوئی مناسب وقت ملا میں آپ کے پاس پہنچ جاؤں گا۔ یہ دونوں رپورٹس آپ کو پہنچانی ہیں۔ اوکے، میں نے جواب دیا۔ آفتاب کمال نے مجھے تھانے کے گیٹ پر اتارا اور میں خفیہ طریقے سے اندر داخل ہو گیا۔ انسپیکٹر بیچارہ شاید میرے ہی انتظار میں آج رات بھر کی ڈیوٹی دے رہا تھا۔ اپنے کمرے میں وہ کرسی پر دراز میز پر پاؤں رکھے آنکھیں بند کیے گہرے گہرے خراٹے لے رہا تھا۔ میں آہستہ آہستہ چلتا ہوا اندر پہنچ گیا۔ میں نے اسے جگانا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ انسپیکٹر ہڑبڑا کر اٹھ گیا، میری شکل دیکھی، دیر تک دیکھتا رہا اور پھر ایک دم اسے سب کچھ یاد آ گیا۔ وہ سنبھل کر بیٹھ گیا۔ اوہ تھینک یو مائی ڈیئر جہانگیر جمال شاہ، تھینک یو ویری مچ۔ آؤ میں تمہیں لاک اپ میں پہنچا دوں۔ خدا کی قسم اتنی دیر میں جتنا خون خشک ہوا ہے شاید سال بھر کی بیماری سے خشک نہ ہوتا۔ لاک اپ میں نے تمہارے لیے بہترین بستر کرا دیا ہے، بس صبح ذرا جلدی اٹھوا لیا جائے گا تاکہ دوسرے لوگوں کو شبہ نہ ہو سکے۔ میں بھی تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں ڈیئر مسٹر آفاقی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں لاک اپ میں ایک نرم و گداز گدے پر لیٹا ہوا واقعات پر غور کر رہا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ یہ سب کچھ میری توقع کے خلاف ہو رہا تھا۔ اگر کرسٹینا لیمبرٹ یہاں کوئی کھیل کھیل رہی ہے تو اس کے نتائج خوفناک نکلیں گے، اور وہ دونوں غیر ملکی۔ مجھے ہنسی آ گئی۔ ڈی آئی جی صاحب نے نہ جانے کس طرح ڈی اے فیضی کو پرانے کیس کو دوبارہ اٹھانے کے لیے کہا، مگر نتیجہ؟ دوسری صبح خواب خرگوش کے مزے لے رہا تھا کہ سنتری نے زور زور سے لاک اپ کا دروازہ بجانا شروع کر دیا۔ آنکھ کھل گئی۔ غسیلی نظروں سے سنتری کو دیکھا تو وہ بولا، ہمارا قصور نہیں ہے صاحب جی، آپ کا ملاقاتی ہی اتنی صبح آ گیا۔ جلدی صاحب جی یہ بستر اٹھا کر ہمیں دے دیں ورنہ صاحب ناراض ہو جائیں گے۔ کون ملاقاتی آیا اتنی صبح؟ میں نے جلا کر کہا۔ طاہر جمال شاہ نام بتایا ہے۔ اوئے اسے بلاؤ، میرا چھوٹا بھائی ہے۔ صاحب جی خدا کے لیے بستر، آفاقی صاحب ہمیں ہدایت کر کے گئے تھے۔ میں نے کمبل اور گدا اٹھا کر لاک اپ کے باہر پھینک دیا۔ سنتری جلدی سے دونوں چیزیں اٹھا کر لے گیا، پھر وہ طاہر کو ساتھ لے کر آ گیا۔ بھائی جان، طاہر گلوگیر لہجے میں بولا، کیا بات ہے؟ ڈیڈی نے یہ اچھا نہیں کیا، زیادہ عقل مند بننے کی کوشش مت کرو۔ میں نے آہستہ سے کہا، کیا مطلب؟ یہ ایک پروگرام ہے جس پر عمل ہو رہا ہے۔ کبھی کبھی ڈی آئی جی صاحب کو بھی ڈرامے سوچتے ہیں۔ ڈرامے؟ سب کچھ ایک ڈرامہ ہے، اس کے لیے مجھے یہاں بھیجا گیا ہے، لیکن کوئی ظاہر نہ کرے ورنہ کام بگڑ جائے گا۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ظاہر یہی کرتے رہو کہ ڈیڈی میرے خلاف ہو گئے ہیں۔ یہ مصیبت نہیں ہے طاہر، کیا اتنا کہہ دینا کافی نہیں ہے؟ کوئی تگدو مت کرنا، ڈیڈی احتیاط پسند ہے، ان کا کھیل بگڑ جائے گا تو خام خواہ بگڑیں گے۔ کمال ہے، ہم تو کھانا پینا چھوڑے بیٹھے ہوئے ہیں، اب شروع کر دو، جاؤ کوئی آ بھی سکتا ہے۔ طاہر کو روانہ کرنے کے بعد میں نے سکھ کی سانس لی تھی۔ طاہر گیا ہی تھا کہ ایک اے ایس آئی آ گیا۔ آئیے صاحب نہا لیجئے، جلدی کیجئے۔ بیچارے آفاقی نے اپنی زندگی بچانے کے لیے ہر طرح کے جتن شروع کر دیے تھے۔ تھانہ کی عمارت کے ایک غسل خانے میں غسل کیا، پھر ایک کمرے میں بیٹھ کر ناشتہ کیا اور پھر لاک اپ میں آ گیا۔ کوئی 11 بجے کارروائی شروع ہوئی۔ ایس پی کے آنے پر عملہ الرٹ ہو گیا تھا۔ اکبر خان اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو بھی لایا تھا جنہیں تھانے کے احاطے میں اتار دیا گیا۔ آفاقی بھی مصروف تھا۔ پھر 2 کانسٹیبل مجھے بھی باہر لے گئے۔ شناختی پریڈ ہونی تھی۔ ایس پی اکبر خان ایک معمر آدمی تھا، مجھے دیکھ کر مسکرایا۔ او بھائی، کس نے کہہ دیا تم سے کہ ڈی آئی جی کے بیٹے کے پاس بھی ڈی آئی جی کی پاور ہوتی ہے؟ کوئی بیٹا ہے آپ کا؟ میں نے پوچھا۔ کیا مطلب؟ محروم لگتے ہیں، میں نے مسکرا کر کہا۔ او کیا بک رہا ہے تو؟ مجھے افسوس ہے، بیٹیاں تو ہوں گی، کیا عمریں ہیں ان کی؟ میں نے پوچھا۔
ओ तू बक क्या रहा है? आप खूबसूरत आदमी हैं, यकीनन लड़कियां भी हसीन होंगी। मैंने दांत पर दांत जमा कर कहा, जबड़े तोड़ दूंगा तेरे। तू बकवास क्या कर रहा है? एसपी साहिब आपे से बाहर हो गए और मैंने ओबाइश अंदाज में उन्हें आंख मारी। उस वक्त एक कार अंदर दाखिल हुई और अहाते के एक गोशे में रुक गई। उसमें से डीए फैजी और एक और शख्स बाहर निकल आए। एसएचओ ने मुझे उन लोगों के साथ लाइन में खड़ा कर दिया जो शनाख्ती पीरियड के लिए लाए गए थे। डीए फैजी को दूर रोक लिया गया और दूसरे आदमी को सामने ले गया। वो कुछ बुझा बुझा सा नजर आ रहा था। एसपी साहिब करीब आ गए। फिर उस शख्स से पूछा, हाँ भाई गौर से देख लो इन्हें। वो शख्स था इनमें मौजूद है या नहीं? भला मुझे क्या मुश्किल हो सकती है सर? जिनके मुजालिम का इतने अरसे शिकार रहा हूँ उसे पहचानने में मुझे कोई दिक्कत नहीं हो सकती। कौन है? एसपी साहिब ने पूछा। ये। उस शख्स ने मेरी तरफ उंगली उठा दी। अच्छी तरह गौर कर लिया है? जी सर। डिसमिस। एसपी साहिब ने हाथ उठाकर कहा और लोग मुंतशिर हो गए। मुझे दोबारा लॉकअप में पहुंचा दिया गया। दोपहर का खाना लॉकअप में ही आया था, लेकिन उम्दा था और एक अच्छे होटल से मंगवाया गया था। शाम 5 बजे आफाकी आ गया। वो सर परसों आपको अदालत में पेश किया जाएगा, इसके बाद जेल भेज दिया जाएगा। फिक्र मत करो, सब ठीक है। मैंने गर्दन हिला दी। ताज्जुब भी हो रहा था, डीआईजी साहिब इस हद तक जा सकते हैं। कोई रायत नहीं बरती थी उन्होंने। इन लोगों को भी इजाजत दे दी थी कि मेरे साथ आम लोगों का सलूक करें। बहरहाल शौक था उनका। मुमकिन है कोई एहसास पल रहा हो और शिद्दत इख्तियार कर गया हो। रात को आफताब कमाल आ गया। हालात पुरसुकून थे। आफाकी के कमरे में उससे मुलाकात हुई। आफाकी खुद बाहर निकल गया था। हमने उससे दरखास्त की थी। हाँ सुनाओ। कल रात मोको हाउस में चंद अहम लोग मिल रहे हैं। ये प्रोग्राम क्रिस्टीना लैम्बर्ट का है। मोको हाउस? हम लोग मौजूद होंगे, इंतजाम हो गया है। ये इमारत जी.ए. नायर की है, आप उसे जानते हैं। ओह आफताब कमाल, वाकई कमाल है। तुमने वहाँ बंदोबस्त कर लिया? पूरा चीफ। और जानते हैं उसके मुलाकाती कौन होंगे? कौन? 2 मुल्कों के सफीर, दोनों इसराइली मफादात के लिए काम कर रहे हैं। आफताब कमाल ने मुझे उन गैर मुल्कियों के नाम बताए। मैं शिशदर रह गया। देर तक फटी फटी आंखों से उसे देखता रहा। फिर बोला, तुम्हें पता कैसे चला? MT से चीफ, मास्टर ट्रांसमीटर से उसकी फ्रीक्वेंसी ट्रेस की और काम बन गया। आफताब ने मुस्कुराते हुए कहा, रिजवाना से पूछना पड़ेगा। मैंने गर्दन हिलाकर कहा, क्या चीफ? ये कि तुम वाकई इंसान हो या कोई माफूकुल फितरत हस्ती? खाना खा लिया चीफ? अभी नहीं। तो फिर तैयार हो जाएं, किसी अच्छे से होटल में खाएंगे। मैं आपके कपड़े भी लाया हूँ, आफताब कमाल ने कहा और मैं बेख्तियार हंस पड़ा। तुम बेचारे आफाकी को अदमुआ कर दोगे। अरे छोड़िए चीफ, ना जाने क्या क्या गुल खिलाते हैं ये लोग। ये सब लोग इस कदर अहम नहीं हैं। मैं उससे बात करके आता हूँ, आफताब कमाल ने कहा और आगे बढ़ गया। इंस्पेक्टर आफाकी तो पूरी तरह मेरी मुट्ठी में था और फिर आफताब कमाल साहिब कमाल। भला आफाकी की मजाल कि आफताब कमाल के कमाल से मुनहरिफ हो जाए। एक शानदार से होटल में खाना खाने पहुंच गए। मैंने इत्मीनान से बैठने के बाद कहा, घर की भी कुछ खबर ली है तुमने? मैंने तो राब्ता ही नहीं किया। वापसी में फरीदा भाभी से मिलते चले जाइए, वैसे रिजवाना इन्हीं के पास मौजूद है। आफताब कमाल से इस बात की तवक्को थी। मैंने दफ्तर रूहानियात के रूहानी आमलों के बारे में पूछा तो आफताब कमाल हंस पड़ा। कहने लगा, चीफ आपकी दरियाफ्त है अनोखी। नहीं होगी तो और क्या होगा, बड़े दिलचस्प हैं वो सब के सब। मिले थे? जाहिर है चीफ, उनसे तो मुलाकात होती रहती है। आफताब कमाल ने कहा। क्या पूछ रहे थे मेरे बारे में? बस चीफ, कहानी सुना दी है उन्हें एक और। वो मुतमईन है, कोई खास बात नहीं है। चलो ठीक है, अब लोको हाउस पर आ जाओ। लोको हाउस में मीटिंग जारी है। नायर अपना आदमी है। ये मीटिंग वही अरेंज कर रहा है। हालांकि गलत आदमी है, जराइम पेशा रहा है, लेकिन मेरे ऊपर मुकम्मल एतमाद करता है। ये बता दिया है अलबत्ता मैंने उसे कि हम लोग एक खास मकसद के लिए काम कर रहे हैं और अगर वो बराह रास्त इसराइली मफादात से ताल्लुक नहीं रखता तो उसे कोई दिक्कत नहीं होगी, वो हमारे काम आएगा। क्या बोला? इसराइल का नाम सुनकर ही कानों पर हाथ रखने लगा। वो खुद यहूदियों से नफरत करता है, तो होगा ये चीफ के हम लोग उसके फराहम करदा आदमी होंगे और ये मीटिंग अटेंड करेंगे। इससे पहले उसने वहाँ इंतजामात की इजाजत ली हुई है। यूँ समझ लीजिए कि पूरी तरह मेरी मुट्ठी में है। तुम्हारी मुट्ठी उम्र अय्यार की जंबील से कम तो नहीं है। क्या क्या है इस मुट्ठी में? बस चीफ, आपकी दुआएं हैं और कुछ नहीं है। ब्लैकमेल किया होगा इसे भी, तो क्या किया जाए चीफ? इस वक्त सारी दुनिया का सियासी और समाजी निजाम ब्लैकमेलिंग पर चल रहा है। जो बड़ा ब्लैकमेलर होता है वो छोटे ब्लैकमेलर को ब्लैकमेल करता है और जो छोटा ब्लैकमेलर होता है वो अपने से छोटा ढूंढता है। यूँ हमारा ये सियासी और समाजी निजाम चल रहा है और अगर आप गौर करें चीफ तो खुसूसी तौर पर कम अज कम दुनिया का सियासी निजाम इसी अमल का शिकार है। ब्लैकमेलिंग की मुख्तलिफ इकसाम है। हथियारों के जरिए ब्लैकमेलिंग होती है, कारोबारी उठापटक होती है। हर शख्स कोई ना कोई तरीका निकाल लेता है दूसरे को मजबूर करने का। अब देखिए ना ये सब क्या हो रहा है। आपके सामने भी तो यही मसला है चीफ। काम की बात करो।
کام کی بات فی الحال یہی ہے چیف کہ کرسٹینا لیمبرٹ یقینی طور پر کسی اہم چکر میں آئی ہے۔ دونوں ملکوں کے سفیر اس سے تعاون کر رہے ہیں اور دفتر خارجہ کے کچھ افراد پر جال ڈالا جا رہا ہے۔ چیف صاف ظاہر ہے کہ کرسٹینا لیمبرٹ کسی خاص منصوبے کے تحت یہاں پہنچی ہے۔ دوستو، آج کی قسط آپ کو کیسی لگی؟ کامنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں عزیزوں سے لازمی شیئر کریں۔ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، تب تک اپنا اور اپنے اس چینل اعلان حقیقت کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔